जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक वीडियो बनाएँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। एंड में मैंने इसमें कुछ रूल्स जो है वो डाले हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वो मज़े के लगेंगे। सो 10-15 मिनट 20 मिनट बर्दाश्त कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में कामयाब है वो अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। बाकी सब चीज़ें यकीन कीजिए सेकेंडरी हो जाती हैं। अगर आपने अपने आप को इसमें ग्रिप कर लिया और आपने चीज़ों को समझ लिया तो आप इंशाल्लाह मार्केट में मार उस तरह से नहीं खाएंगे जिस तरह से बाकी लोग खाते हैं। मार आपको पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आपको मार नहीं मार्केट में पड़ेगी, क्योंकि मार्केट से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइंड आपका होगा, वो आप हिट करा के मार्केट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ आपको एक चपेट पड़नी है वहाँ आप वो 10 चपेट जो पड़नी है ना उससे बच जाएंगे। बहुत ज्ञान हो गया, अब आगे चलते हैं, क्योंकि अभी आगे भी हमने आपको बहुत ज्ञान देना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पहली चीज़ ये होती है आपका माइंडसेट। ठीक है, अब माइंडसेट कैसे काम करता है। आप एक ट्रेड लेते हैं, हर बंदा जो मार्केट में नया नया आता है वो एक ट्रेड अपनी ज़रूर ऐसी लेता है, इसको लेके वो कहता है भाई अब तो जी मालदीव जाना है, अब तो मैंने यूएई जाना है, अब तो मेरा अपार्टमेंट आया। मतलब जो ख़जाना मैं ज़िंदगी भर से ढूंढ रहा था वो तो यहीं पे है। मतलब मुझे पता चला है कि यहाँ पे ये हो रहा है, और मतलब मैं सारी ज़िंदगी से कहाँ था, मैं वो काम क्यों नहीं कर रहा था जो दुनिया कर रही थी। मतलब इतनी दुनिया पे बैठी है, वो अमीर हो रही है, मेरी वीएट रह गई। ठीक है, मेरा यूएई में अपार्टमेंट रह गया, और वो सब कैसे आना था अगर मैं यहाँ पे होता। अब तो भाई मुझे राज पता चल गया। अब तो मैंने चलो अपनी ज़िंदगी के 20 साल 25 साल 30 साल ज़ाया कर दिए, लेकिन आगे तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है ना। मतलब मैं आज नहीं तो कल तो वीएट में बैठ जाऊँगा। और वो ये सोच के इस मार्केट में आता है, एक ट्रेड लेता है, और वो चीज़ उसकी जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है कि भाई अब तो आज तो मैंने वी8 का टायर ख़रीद लिया, कल गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ उसको मरवाती है, और वो फिर जाता है मार्केट में, और वो मार्केट में जब मार्केट उसको अपना आप दिखाती है तो वो पिटता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात जो होती है कि आप एक ट्रेड लेते हो, आपकी ट्रेड पर टीपी हिट होता है, आप कहते हो भाई आपका भाई तो टेक्निकल एनालिस्ट है, अब तो दुनिया आपके भाई के पीछे है। ब्रोकरेज हाउस तो आपके भाई को ढूंढ रहे हैं, दुनिया की कंपनी तो आपके भाई को ढूंढ रही हैं, और हम किसी को मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने अंदर नहीं रखना कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई मुझे तो सब पता है, अब तो मैं अपना कोर्स बेचूंगा। ठीक है, वो अपने कॉन्सेप्ट में माइंड में नहीं रखना। एक ट्रेड के बाद आप लोगों ने अपने आप को इस तरह रखना है कि अगर आपने एक चीज़ खरीदी है तो आपने टीपी पे जाके उसे बेचना है, एसएल पे आपने एसएल हिट कराना है। आपने ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना। आप ये कहते हैं कि यार हमने तो मार्केट का सीक्रेट जो है ना, वो तो हमने सीक्रेट रेसिपी तो हमारे पास आ गई, अब तो हम ऐसी बिरयानी बनाएंगे जो कोई नहीं बना सकता होगा। ठीक है, और फिर जब दूसरा बंदे की आप बिरयानी चखते हैं ना तो आप कहते हैं नहीं यार इसकी बिरयानी तो ज़्यादा अच्छी है। फिर आप तीसरे की चखते हैं, आप कहते हैं यार उसकी मुझसे ज़्यादा अच्छी है। आपने ये नहीं करना, सही है। आपने प्रोसेस पे फोकस करना है कि आपने कहना है भाई छोड़ो दुनिया को, दुनिया जो कर रही है, मेरी बिरयानी सबसे अच्छी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है वो हम क्या करते हैं, हम बदला लेते हैं मार्केट से। मार्केट से हम कैसे बदला लेते हैं, हम मार्केट से ऐसे बदला लेते हैं कि हम कहते हैं कि भाई मार्केट हमारे $100 कैसे लेके गई है या ₹100 कैसे लेके गई है, हम दोबारा एंट्री लेते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मार्केट गिर रही होती है तो मामला ख़राब हुए होते हैं। ठीक है, और इंडेक्स गिर रहा होता है, स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, उनके 4 स्टॉक वैसे ही लॉस में होते हैं। अच्छा, मैसेज क्या आ रहा होता है, सर कौन सी कोई कोई स्टॉक बताएं। ओ भाई आपने पहले 4 स्टॉक लिए हुए हैं, आपका आधा कैपिटल उनमें फंसा हुआ है, इंडेक्स गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, स्टॉक्स ने अपने स्ट्रक्चर तोड़े हुए हैं, ट्रेंड तोड़ा हुआ है, एसएल तोड़ा हुआ है। आपने क्यों लेना है, क्यों लेना है? क्योंकि भाई 4 लॉस में है तो हम चाह रहे हैं थोड़ा पैसा डाल के कोई और ले लें, और वो जब ऊपर जाए तो हमारा वो लॉस कवर हो जाए। ये हम बदले लेते हैं मार्केट। इसके बाद आता है आपने कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस में ये होता है कि आपने अगर एक स्टॉक लिया है ना, आपको समझ आ रहा है ये ऊपर जाएगा, भाई ले लो। ठीक है, उसमें नीचे एसएल रखो, टीपी एसएल डिफाइन करो, उसको में घुस जाओ, बात ख़त्म हो गई। ये क्या बात है कि आप देखते रहते हो, अच्छा यार ये लें, अच्छा ना लें, अच्छा लें ना, अच्छा ना लें, और वो ऊपर शूट कर जाता है। उसके बाद आप कहते हो यार मैंने कहा था ये होगा और ये नहीं हुआ, यार मैंने क्यों नहीं लिया, यार मैं काश ले लेता, देखो ये मैंने कहा था कि यह जाएगा और मैंने नहीं लिया। ये जो हम अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं ना कि भाई मुझे पता था ये जाएगा, तो भाई जब आपको पता था ये जाएगा तो आपने क्यों नहीं लिया, ले लेते ना। लेकिन मुझे ये भी पता था ये नीचे भी जा सकता है। अगर आपको पता था ये नीचे भी जा सकता है तो आपने ले के स्टॉप लॉस रख लिया था ना, नीचे जाता स्टॉप लॉस हिट होता बाहर हो जाते।
और अगर ऊपर जाता तो टीपी हिट हो जाता। अपने ऊपर यकीन तो रखो भाई, आपको अगर अपने ऊपर ही यकीन नहीं होगा, दुनिया में कौन बंदा आप पे यकीन रखेगा, इस बात को समझे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपने लॉसेस को किस तरह से डील करना है। देखिए मैंने आप लोगों को हमेशा समझाया है, आपने अपना एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस अब आप कैसे रखेंगे? स्टॉप लॉस आप लोग ऐसे रखेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस इतना करीब रखो कि भाई आपका, आपने 10 पे एक चीज़ है, आपने 8 का स्टॉप, अच्छा ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बिला वजह स्टॉप लॉस 8 पे हिट करा लो जो वो बन ना रहा हो। ठीक है, आपने ये देखना है कि वो स्टॉप लॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर तो उसमें स्टॉप लॉस 10 की जगह 2 पे बन रहा है ना, तो आपने उसको नहीं लेना, ख़त्म हो गई बात। चाहे वो कल को करोड़ रुपए का हो जाए, आपको वो अपार्टमेंट दिला दे यूएई में, आपकी रेंज रोवर आ जाए, आपने नहीं लेना वो स्टॉक। आपने सिर्फ वो स्टॉक लेना है। आप लोगों ने देखा होगा मैं सिर्फ वो कॉल्स देता हूँ जो स्टॉक बिल्कुल अपने एसएल को टच करके उस जोन को और वापस ऊपर मुड़ते हैं, और उनमें 2-3 रुपये का मैक्सिमम एसएल बन रहा होता है। मैं उन स्टॉक्स को पकड़ता हूँ। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा चुका है मैं उसको नहीं हाथ डालता। आपने वो स्टॉक लेना है, 10 रुपये पे फिर रहा है, 8 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है, 2 या 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, आपने ले लिया। हिट होगा, आपने 1000 शेयर लिए हुए, हिट हुआ 2 या 3 हज़ार रुपये आपका लॉस हुआ, आप बाहर आ गए। आप क्या करते हो? आप लेते हो वो स्टॉक जिसका स्टॉप लॉस ही 10 रुपये नीचे बन रहा है। ठीक है, और फिर आपका मसला दूसरा क्या, क्वांटिटी का। क्वांटिटी भी आपने 15,000 करोड़ ले ली होती है, आपने क्यों इतनी ज़्यादा ली? आप कहते हो यार स्टॉप लॉस मेरा कम है लेकिन क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, आप तब भी एसएल नहीं हिट करा सकते, क्योंकि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 रुपये नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बन जाएगा ना। आपने क्वांटिटी उतनी लेनी है कि जब आपका एसएल आए, एसएल हिट हो, तो आपकी जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो, या उतने लॉसेस हों जितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपने उतनी क्वांटिटी या उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है जो आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कम लॉस हो, उतना लॉस जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ा लॉस है, किसी के लिए 10 लाख बहुत बड़ा लॉस नहीं है। तो उतना ऐसा उतनी क्वांटिटी करें कि आप अपना स्टॉप लॉस हिट करा सकें और वहाँ से बाहर आ सकें, और इस चीज़ को कबूल करेंगे भाई मैंने हार मानी है आज, कल मैं जाऊंगा बदला लेने। आज आपने बदला नहीं लेना, आज आप पिट गए हो ना, पीछे होके बैठ जाओ। कल आपने बड़े लड़के लेके जाना है, आज आपने नहीं जाना। आज आप जाओगे ना तो मार्केट के पास बड़े लड़के खड़े हुए हैं, वो आपको चंडे मारेंगे। आपने फॉर एग्जाम्पल डाले हैं 100 रुपये, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 100 रुपये डाल दिए। 100 के बाद आपने ये करना है कि 50 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, और 50 में 25 रुपये एक में, 25 रुपये एक में। ठीक है, दोनों डिफरेंट सेक्टर हो गए। अब पीछे आपने रखे हैं 50 रुपये, जिसमें से 25 रुपये हैं मिज़ान बैंक के लिए, 25 रुपये हैं पीएसओ के लिए। अब क्या हुआ कि वो दोनों नीचे आए और वो अपनी मेजर सपोर्ट्स पे आए, लेकिन उन्होंने अपना एसएल हिट नहीं किया। अब आप ये समझें कि अगर मिज़ान 10 रुपये का था, आपने लिया, आपका एसएल बन रहा था 7 रुपये का, और मिज़ान बैंक गिरा 8 रुपये से, और 8 रुपये उसकी मेजर सपोर्ट थी, उसके नीचे 7 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस था। अब वो ऊपर की तरफ मुड़ा है तो आपने वो बाकी का जो 50 में से 25 रुपया मिज़ान का था ना, आपने मिज़ान के खाते में डाल दिया। ठीक है, और जब वो ऊपर गया तो आपने उसमें से एग्जिट कर लिया। आपका एक तो एवरेज होगी चीज़, और आपने उसको ऊपर बेच दिया। अब लोग कहते हैं ना एवरेज कैसे करें, लोग एवरेज ऐसे करते हैं कि एसएल हिट होने के बाद एवरेज कर रहे होते हैं। 50 की चीज़ ली है, 48 एसएल था, सेकंड एसएल 46 था, उसके बाद तीसरा एसएल 44 था, चौथा एसएल जो है 42 था, पांचवा एसएल 40 था, और वो 30 पे बैठे हुए एवरेज कर रहे हैं। और सर ये नहीं करना। आपने चीज़ अगर 10 पे ली है, 7 रुपये एसएल है, तो आपने उसको 9 और 8 तक एवरेज करना है। अगर 7 पे एसएल हिट होगा तो आपने जो भी जितना भी लिया है उससे भागना है। एसएल हिट होने के बाद एवरेज ही नहीं करना, एवरेज आपने एसएल से ऊपर ऊपर करना है। दूसरी बात ये आती है कि आपने अपने प्लान पे स्टिक रहना है। ठीक है, आपने अपने प्लान से नहीं हटना। होता क्या है हमारे यहाँ पे कि हम लोग एक चीज़ ज़रा सी चलती है भाग जाते हैं। सही है, हम उसके टीपी का इंतज़ार नहीं करते, और जब टीपी हिट होता है फिर हम रोते हैं कि भाई ये तो टीपी हिट हो गया, काश हम इसको ना बेचते। आपने ये काश वाले काम पे नहीं जाना। आपने अगर एक टीपी रखा है कि भाई 10 रुपये बेचना है तो 10 पे बेचना है। अच्छा, दूसरी बात, आपने फिर उसके बाद रोना नहीं है कि भाई ये 12 पे क्यों चला गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपने ये नहीं कहना कि यार मैंने तो ये 10 पे बेच दिया, ये तो 12 पे चला गया, मैं काश होल्ड रख लेता। भाई नहीं, अपने प्लान पे रहना है आपने। अगर आपने लिखा हुआ है ना कि भाई मैंने मेरा टीपी 10 रुपये है तो 10 पे जाना है, चाहे अब कहीं से तेल निकल आए, कहीं से पानी निकल आए, कहीं से कोई जो है ना आपको सोना निकल आए, आपने उस चीज़ के ऊपर नहीं जाना। आपने 10 का टीपी है तो 10 पे निकलना है। इसके बाद होता है कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप कहते हो भाई वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो मैं हूँ, पैसा तो मुझे बनाना आता है, मेरे से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं मार्केट को।
सही है, आपने वो काम अपने अंदर नहीं रखना। अगर एक चीज़ आपने ली है और आपने प्रॉफिट उसमें किया है तो कोई बात नहीं है। आज मार्केट ने आपको पैसा दे दिया है। मार्केट एक वो समुंदर है जिसमें से आपने अपने हिस्से का ना एक चमचा निकालना है पानी का। आपने पूरा डोल नहीं डालना मार्केट में। डोल डालेंगे ना, मार्केट कहेगी पुत्र तू अंदर ही आ जा, तू तू रहने दे, तू बाहर का बंदा ही नहीं, तू इधर का बंदा है, अंदर आ जा। वो अंदर बुला लेगी आपको। आपने डोल नहीं डालना, आपने एक चमचा डालना है और उसमें से आपका जो पानी आएगा वो लेके आप शार्ट हो जाए मार्केट से। ये जो हम डोल डालने जाते हैं ना कि भाई वेट तो अब आएगी, तो वो मार्केट आपको अंदर ही खींच लेती है और अंदर वो शार्क बैठी होती है बहुत प्यारी सी, और वो फिर आपको देख के निकल जाती है। फिर आप कहते हो यार ये क्या हुआ। सो आप लोगों ने चमचा भरना है, आपने डोल नहीं डालना मार्केट में। और जब वो आप ले लेते हैं ना अपना चमचा, तो बस आप सब्र करके बैठ जाएं। आप कहें भाई बस बहुत है, मैं चिल मारूंगा। आपने एकदम आसमान पे नहीं चढ़ जाना। उसके बाद आता है फोमो। हम कहते हैं भाई हम ही तो रह गए हैं अमीर होने से, दुनिया तो अमीर हो गई है। दुनिया तो अच्छी गाड़ियों में, अच्छे घर में फिर रही है, अच्छे अपार्टमेंट है, मलेशिया जा रही है, फलानी जगह जा रही है, घूम रही है, फिर रही है। ठीक है, महंगी जगह से कॉफ़ी तो ये लोग पी रहे हैं, हम तो नहीं पी रहे, हम तो खोखे में बैठ के चाय पी रहे हैं। आपका ये मसला है कि आप लोग ये समझते हो कि भाई हम रह गए। अब जो काम बाड़ी में हुआ, आप लोग कहते थे हम रह गए यार, वियट तो हमने बुक करानी थी, रह गई। हैवल तो हमारी रह गई। ठीक है, हमने जो हैवल में बैठ के बर्गर खाना था और हमने उसकी स्नैपचैट पे स्ट्रीक भेजनी थी दोस्तों को कि भाई देखो हमारे पास हैवल है, वो तो हम रह गए। आप लोग सारे चढ़ गए माड़ी में। क्या हुआ, वहीं से नीचे आया, आप लोग फंस गए। यही हुआ ना। तो ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि भाई ये मत सोचो। अच्छा, शादियों में भी यही हुआ कि भाई सारे चढ़ गए कि भाई हैवल तो हमारी रह गई, हमने तो कल जाके बुकिंग करानी है, वो हमारी लेट हो रही है। बच्चे क्या कहेंगे कि यार अब्बू ने हैवल नहीं ली, हमें लेके दी। ये मसला है। इसके बाद एक सोल्यूशन है इसका, मैं आपको देता हूँ। एक होता है आसमानी परिंदा, एक होती है ज़मीनी मखलूक, और एक मेरा कॉन्सेप्ट है जूते हाथ में। जो मेरे मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप के वो जानते हैं। आसमानी परिंदा क्या है? आसमानी परिंदा वो चीज़ है जो बिल्कुल आसमान पर बैठा हुआ है। जिस तरह माड़ी था, जब वो आसमान पे था, मैं कहता था भाई मत लो, नीचे आएगा ले लेंगे। सही है, आप लोगों ने कहा नहीं भाई हमारी हैवल तो इधर ही रुकी हुई है। वो क्या हुआ, वो नीचे आया, आप लोग फंस गए। आसमान पे जो परिंदा फिर रहा है ना, उसको आपने शिकार नहीं करना। उसे आप तीर मारोगे ना, आपका तीर मिस ही होगा। इसलिए आपने उस पर अपना फोकस नहीं रखना। आपने अपना फोकस रखना है ज़मीनी मखलूक पे, जो बिल्कुल ज़मीन पे बैठी है। उसकी रीज़न है, एक आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा। दूसरा, जो चीज़ इतना मरे को कौन मारेगा, जो चीज़ इतना ज़मीन पे पड़ी है वो और कितना ही नीचे जाएगी। फिर एक चीज़ होती है जूते हाथ में। जूते हाथ में क्या होते हैं? जूते हाथ में ये है कि आपने मार्केट को देखना है कि भाई इंडेक्स टूट तो नहीं रहा। जिधर इंडेक्स टूटे आपके जूते हाथ में, आप मार्केट से शार्ट हो गए। आप एक वो कबूतर हैं जिसको नज़र आ रहा है कोई बिल्ली आ रही है सामने से मुझे खाने, ठीक है, लेकिन आप बैठे हैं कि नहीं भाई बिल्ली नहीं खाएगी मुझे, वो तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे नहीं खाएगी, उसका तो पेट भरा हुआ होगा। तो जूते हाथ में रखने, और कभी कभी तो होता है जूते पहनने ही नहीं होते हैं, आपने नंगे पाँव भागना होता है। ये बात याद रखें। लेकिन हमारे यहाँ पता है क्या लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो लेसिस वाले शूज़ पहने होते हैं, उनके लेसिस ही एंड पे नहीं खुलते और वो गिर जाते हैं मुँह के बल। आप लोगों ने जूते हाथ में रखने हैं, और ज़्यादा रोला हो तो जूते पहनने ही नहीं है। आगे चलें। अब ये हमारे रूल्स हैं, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, और एक नहीं दो बार चूमेगी। पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि मार्केट को अपना पैसा नहीं देना। ठीक है, उसको कैसे नहीं ले जाने देना। अब आप ये देखें कि जो बात मैंने अभी आपको बताई है, जूते हाथ में वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इंडेक्स टूट रहा है भाई भाग जाओ, मार्केट को नहीं पैसा वैसा देना। ठीक है जी भाई, इधर पे हमारा मामला सीधा है, हमने मार्केट को पैसे नहीं देने, हम प्रॉफिट में, इंडेक्स टूट रहा है हम भाग गए। दूसरी चीज़, अपना प्रॉफिट कभी कैलकुलेट नहीं करना, लॉस हमेशा लिखना है आपने। अब वो क्या होता है, आपने आज कमाया 1000 रुपया, कमा लिया ना, भूल जाओ, कुछ नहीं कमाया आपने। अगर आपने आज 1000 रुपये का लॉस किया तो अपने पास लिखो कि भाई 1000 का लॉस हुआ है। अगले दिन फिर 1000 कमाया। अब जो कल आपने 1000 लिखा था ना अपने पास लॉस, उसको मिटा दो, और आज आपने कुछ नहीं कमाया, बात ख़त्म। कल आपने फिर 1000 कमाया, आपने इसे नहीं लिखना। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो कैपिटल है बढ़ता रहेगा, और नुकसान में आप होंगे ही नहीं। तीसरा रूल वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप अगर अपना लॉस ज़ीरो करते जाएंगे ना और प्रॉफिट काउंट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ता है उस तरह से। उसके बाद चौथा हमारा रूल है कि जितने पैसे का स्टॉप लॉस आप खुशी से हिट करवा सकते हैं ना, उतने शेयर लिया करें। आपको पता है कि भाई मैं 1000 रुपये का एसएल हिट करा सकता हूँ ना, 1000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, तो आपने 1000 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर लेने हैं, और 1 रुपये नीचे आपका एसएल होना चाहिए।
ठीक है, मतलब आपने उतनी मार खानी है मार्केट से जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। पांचवा रूल ये है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि आपने घोड़ा, कुत्ता, नौकर, दोस्त और स्टॉक नस्ली रखना है, वरना नहीं रखना। ये आप नस्ली रखेंगे तो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। ये आपने ले लिया एक ऐसा स्टॉक जो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा है, उसके हालात बेहतरीन चल रहे हैं, फ्यूचर उसका अच्छा है, वो आपको नुकसान कभी भी नहीं देगा। वो आपको आज वो गिरेगा, कल वो संभल जाएगा। तो नस्ली चीज़ें रखनी है, और ये बात सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं, दुनिया की मार्केट में, ज़िंदगी में फॉलो होती है कि यार भरे पेट पे ले जाने वाली ट्रेड में कभी गलत नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेडिंग आपका किचन नहीं चला रही ना, तो आप पैसे बनाओगे इस मार्केट से। इस मार्केट में सिर्फ वो बंदा मार खाता है जो इस पे किचन चलाना चाहता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत डिप्रेस कर लेता है। अगर उसने सुबह आके मार्केट में 9:30 बजे बैठा है और 2 बजे तक उसका पैसा नहीं बना ना, उसको है भाई आज तो पैसा चाहिए। वो सोचेगा यार नौकरी होती तो अब तक तो मेरा एक दिन का पैसा बन चुका होता, अब मैं क्या करूँ। आपने ये नहीं करना। आपने ट्रेडिंग को फॉर फन रखना है। जब आप इसको फॉर फन रखेंगे, फॉर सेकेंडरी इनकम रखेंगे, आप इसमें से माल बनाएंगे। जिस दिन आपने ये सोचा ना कि भाई मेरा किचन तो इस पर चलेगा, आज तो जो घर में खाना बनेगा वो तो पीएसओ बेच के आएगा, तो आपने ये सोचा ना, आप मारे गए। आपने ये नहीं सोचना। एक बार जो दिल से उतर गया, फिर वो कब्र में जाए या जहाज़ में, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका भाई थोड़ा बहुत शायर भी है। खैर, इसका मतलब क्या है कि आपने एक चीज़ पे एसेलेट करा दिया ना, उसके भाई वो करोड़ रुपए की हो जाए, दुनिया उसको बेच के ऑडी खरीद ले, दुनिया मर्सिडीज़ ले ले, दुनिया BMW का शोरूम खरीद ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने वो चीज़ पे एसेलेट कराया था ना, वो चली गई मार्केट से। अब वो जहाँ भी जाए, कि आपने स्टॉक को तब ख़रीदना है जब लोग बेच रहे होंगे, जब बिल्कुल मार्केट बेरिश हुई है, ट्रेंड टूटे हुए हैं, ज़मीन पे चीज़ें पड़ी हैं ना, वहाँ पे जो स्टॉक आपको रिवर्सल कंफर्म कर रहा है, आपने उसको वहाँ पे ख़रीद लेना है। आपने ये नहीं कहना भाई इसमें तो लोग नहीं खरीद ले। ऐसे एकदम से वॉल्यूम उसमें पड़ने शुरू होंगे कि आपके हाथ से वो स्टॉक निकल जाएगा और आप कहोगे यार वो तो मुझे 30 पे मिल रहा था, अब तो 35 पे आ गया। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो लोग, एक चीज़ है इसमें मेजर सेलिंग्स आई हैं और वो बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे पहुंचा है, वहाँ से उसने रिवर्सल लिया है, रिवर्सल कंफर्म हुआ है, नीचे अपना एसल रखे हैं, उसमें बैठ जाएं। अगर तो कोई चार्ट ऐसा बन रहा है, कोई आपकी कैंडल स्टिक ऐसी आ गई है पैटर्न में, तो आप उसको लेके बैठ जाएं कंफर्मेशन पे। और आपने बेचना कब है? आपने उस वक्त बेचना है जिस टाइम आपको समझ आ रहा है कि भाई इसमें कैंडल पोस्ट होने वाली है, रिवर्सल आने वाला है, स्ट्रक्चर टूटने वाला है, कुछ चार्ट पैटर्न बनने वाला है और उसमें वॉल्यूम पढ़ना शुरू हुए हैं, आप बेच दो। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है, बैठे रहते हैं, जिस टाइम वॉल्यूम पढ़ना शुरू होते हैं, लोग उसको दबा दब बेच रहे होते हैं, तो उसको 4-5 रुपये नीचे आके बेचते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि आपने उस चीज़ को उस वक्त से पहले बेच देना। चल जाए तो दुख ना हो और गिर जाए तो गम ना हो। समझ रहे हैं बात को, कि आपने उतना माल लिया है कि अगर वो चल गया ना, तो आपको ये ना हो कि यार ज़्यादा ले लेता, या अगर वो गिर जाए तो आपको ये ना हो कि यार इतना ज़्यादा क्यों लिया, मैंने कम ले लेता। ये सबसे अच्छा रूल है। ये है कि जब एक डिविडेंड देने वाला स्टॉक डिविडेंड देना बंद कर दे तो उसे वॉच लिस्ट से निकाल दो। सही है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई रोला चल रहा होता है भाई। वो ऐसा मतलब कोई ना कुछ ऐसी चीज़ होती है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड करते थे, जब उन्होंने डिविडेंड देना बंद किया तो हमने उन्हें कटा दिया। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक कंपनी आपको हमेशा डिविडेंड दे रही है, उसने देना बंद किया है, तो आप उसको समझो तो वो क्यों बंद कर रही है। उसकी दो रीज़न हो सकती है। एक रीज़न ये हो सकती है कि वो कंपनी इतनी अपना अपना फ्यूचर, उसने कुछ ऐसे प्लान्स किए हुए हैं जिसके लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत है, और वो कह रही है भाई अभी मैं आपको पैसे नहीं दे रही, अभी ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अपने पास। ठीक है, किसी जगह पे, किसी प्लान में, किसी ना किसी कोई ना कोई उन्होंने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ वो इन्वेस्ट करिए, फिर तो और बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित होगा कि उस पैसे को उसने री इन्वेस्ट किया है और उसने वो पैसे से अपनी कंपनी को मज़ीद बेहतर बनाया है, फिर और बात है। लेकिन अगर उसने बिला वजह एक चीज़ बंद कर दी है, या उसने कुछ ऐसे आपको इश्यूज़ बताए हैं, आपने देखा यार इसकी ईपीएस गिर रही है या इसके प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, कोई और रोल है, इसने किसी ऐसी वजह से बंद किया है जो कि एक रेड फ्लैग है, देन उस कंपनी में फिर आपने ट्रेड्स नहीं करनी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर बनाऊँ। बाकी बात यही है कि अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसमें भी कुछ इस तरह की जो है ना भाषण देता रहता हूँ सारे दिन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।